बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि कुछ देर पहले ही MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और MQM के तमाम धड़े जो हैं वो आपस में मुत्तहिद हुए हैं। बिलखुसूस उसमें फ़ारूक सत्तार साहब ने भी गुफ्तगू की। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी मौजूद थे और PSP के मुस्तफ़ा कमाल भी मौजूद थे और उन्होंने इत्तेहाद का मुत्तहिद होने का ऐलान किया है। और बल्दियाती इंतखाबात को लेकर पहले ही MQM तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार थी। अब MQM के ये धड़े जो मुत्तहिद हुए हैं, अब क्या सूरत हाल बनती है। उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि वो 15 जनवरी को बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा करेंगे और वो देखते हैं कि कैसे बल्दियाती इंतखाबात मुनक़िद किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी बातें उन्होंने पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत और वफाक की हुकूमत के हवाले से भी की हैं, इसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ इसी दौरान एक बड़ी अहम डेवलपमेंट की इतलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। हमारे प्रोग्राम के दौरान अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट आती है तो ज़ाहिर है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। मगर पंजाब की सूरत हाल जो है, गुज़िश्ता रात जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट लिया है और एक मरतबा फिर वो ज़ाहिर फ़ातेह पंजाब बनकर सामने आए हैं, एक मरतबा फिर एक मुश्किल सूरत हाल से वो निकल आए हैं और PTI उस पर ज़ाहिर जश्न मना रही थी। उनके मुख्तलिफ वज़रा जो हैं वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे, उनका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब नून लीग बिलखसूस उनकी क़यादत ने लंदन से बैठ कर मियाँ नवाज शरीफ ने भी बरहमी का इजहार किया है कि मैनेज नहीं कर पाई नून लीग इन इंतखाबात के हवाले से, तो इसका भी जिक्र करेंगे। ये भी इतलात हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अगले चंद रोज़ में पाकिस्तान आ जाएंगी। लेकिन दूसरी जानिब अभी कुछ देर में चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान मुलाकात मुतवक्के है, जिससे ज़रा ये ख़बरें दे रहे हैं, इस वक्त ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि असम्बली तहलील का ऐलान भी आज हो सकता है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने UAE का दौरा किया और ये दौरा भी खासा कामयाब रहा, क्योंकि UAE ने यह अनाउंस किया कि 2 अरब अमरीकी डॉलर जो पहले से पाकिस्तान के हैं वो रोल ओवर करने के हवाले से भी उन्होंने बात की। 1 अरब अमरीकी डॉलर वो मजीद भी फराम किया जाएगा। तो इस मुआशी सूरत हाल में दोस्त ममालिक की जानिब से इमदाद का सिलसिला भी जारी है, इसका भी जिक्र करेंगे। जातरीन साहब, सबसे पहले तो MQM पहले तो एक धड़ा, एक पुराना धड़ा था जो तकसीम हुआ आफाक अहमद साहब का, लेकिन वो तो आज शरीक नहीं हुआ। लेकिन जो बाद में धड़े तकसीम हुए, फ़ारूक सत्तार साहब की बहाली पार्टी थी, तंजीम बहाली, वो भी MQM का हिस्सा थी मगर तंजीम बहाली कमेटी के नाम से वो अलग हुई। इसी तरह पाक सरज़मीन पार्टी बनी। आज फिर से उनके दरमियान इत्तेहाद हुआ है और इत्तेहाद जो MQM तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है बल्दियाती इंतखाबात को लेकर हुआ है। अच्छा, एतजाज़, पहले ये मेरे ख्याल में हमें बात देखनी होगी कि क्या ये इत्तेहाद हुआ है या इत्तेहाद कराया गया है। सही, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये वो लोग जो एक दूसरे को इंडियन एजेंट, एक दूसरे को दहशत गर्दों के साथी, भत्ता माफिया, क्लाशन कोफ माफिया और पता नहीं क्या क्या एक दूसरे को कहते रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल जिस किस्म की वो गुफ्तगू करते रहे हैं। मेरी मुस्तफ़ा कमाल से उस वक्त मुलाकात हुई जब ये 90 पे टेलीफोन ऑपरेटर हुआ करते थे, टेलीफोन ऑपरेट करते थे उस वक्त 90 का। मेरी पहली मुलाकात इनसे वहाँ। ठीक है। और वो फिर लीडर बने, फिर वो नाज़म बने शहर के, और फिर वो उनको मुस्तफ़ा कमाल की जगह मुस्तफ़ा खुदाल कहते थे। पूरा शहर ही खुदाई किया हुआ था उन्होंने। सही। वो आज आके खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ बैठे और फ़ारूक सत्तार साहब नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल गुफ्तगू करते हैं और धीमे ज़्यादा जज्बाती नहीं होते, वो भी बैठे हुए हैं। तो MQM को पसे पर्दा किसी ने ये कहा है कि आप इकट्ठे हो जाओ अगर आप चाहते हो बल्दियाती इंतखाबात में अपनी पोजीशन बनाना, अगर आप चाहते हो अंदा के सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इंतखाबात में। तो ये उनके कहने पर ये जमा हुए हैं। सही। ये कभी, मैं आपको ये बताऊं, ये कभी अपने तौर पर जमा नहीं हो सकते। अच्छा। MQM की सारी सियासत कहीं और से होती है। आज भी वो रोना रो रहे थे ना कि रहमान मलिक साहब जाते थे तो हम हुकूमत से अलहदा होते थे, फिर रहमान मलिक गए तो फिर हम ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। बिल्कुल ऐसा। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक नई सफ़ बंदी होने जा रही है। अच्छा, आइंदा आम आइंदा इंतखाबात इलेक्शन के की लिए, तैयारी के हवाले आइंदा से। इलेक्शन के हवाले से एक नई सफ़ बंदी होने जा रही है। और वो सफ़ बंदी जो है उसका एक शक्ल जो है ये आपके सामने है। एक शक्ल आपको पता है, वो कुछ लोग बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कहीं पीपल्स पार्टी को अकामोडेट करना है, कहीं MQM को अकामोडेट करना है। तो ये अब वो जो सफ़ बंदी है ये वो हो रही है ताकि नए जो इलेक्शन होने हैं, जिसमें पता नहीं अवाम के लिए कुछ सोचा जाएगा कि नहीं सोचा जाएगा, कुछ कर पाएंगे अवाम के लिए कि नहीं, उनके लिए बहरहाल एक इलेक्शन का ये पाकिस्तान में जो खेल है वो अभी आने वाला है। उस खेल में सारे प्लेयर्स को
जमा किया जा रहा है, रेफरी अपनी मर्जी से पोजीशनें दे रहा है कि आप ये इकट्ठे हो जाएं, आप उधर हो जाएं, आप उधर हो जाएं। ठीक है। कौन सा ऐसे अलादीन का चिराग आया है कि देखते ही देखते एमक्यूएम जमा हो गई है, यार सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं जर्नलिज्म करते हुए एतजाज़, और एक बहुत लंबा अरसा गुजारा है हमने जर्नलिज्म में। तो अचानक से ऐसा नहीं होता, हमारा ओढ़ना बिछोड़ना जर्नलिज्म रहा है, सही, तो ये ऐसा नहीं होता। मुख्तलिफ मुलाकातों के सेशंस होते हैं या कोई बात होती है, शायद बैकडोर उनकी आप भुट्टो साहब के खिलाफ जो इत्तेहाद बना था PNA, जिसमें जमात इस्लामी और खान अब्दुल वली खान भी जमा हो गए थे, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, वो भी बनाया गया था। ये भी चीज़ें की जा रही हैं, और वरना ये सियासतदान ये अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकते थे। और अब देखना ये है कि इस सूरत हाल में जैसे कि ये इनको इकट्ठा किया जा रहा है, क्या उसके बाद ये सब जब जमा हो रहे हैं तो कराची में फिर वही होगा, लंगड़ा, काना और फेरी वाला, गोली वाला। देखिए मैं आपको बताऊं, MQM से पहले, MQM की तश्कील से पहले जब हम जवान हो रहे थे, हम MQM को, कराची को हम जानते थे शकील आदिलज़ादा, जाहिदा हिना, जॉन एलिया, रईस अमरोही, इन लोगों के नाम, और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम से हम, नादर शाह आदल, बड़े अदीब थे, बड़े आर्टिस्ट थे, इन लोगों के नाम से हम जानते थे। लेकिन जब हम जवानी से बुढ़ापे की तरफ शुरू हुए तो उसके बाद जनाब यहाँ कराची की जो पहचान बनी वो बनी लंगड़ा, गोली मार, मोटा और इस तरह के नामों से, ठीक है। कराची के जो लड़के हैं वो CSS में टॉप किया करते थे। ये MQM की वजह से वो लड़के जो CSS में टॉप करते थे उनके हाथ में TT दे दिया गया। तो अब ये मैंने मंजर इसलिए बताया पिछला कि अब ये देखना है कि क्या ये जो MQM बन रही है और जो नई क़यादत के फारूक सत्तार साहब ने बात की है कि नई क़यादत लेके आएंगे और नया उन्होंने कहा माजी की जो हम पर छाप है उससे बहुत दूर हम जाएंगे। तो माजी की छाप जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो एक बाकायदा सियासी जमात के तौर पे, और उन पर जो ये इल्ज़ामात हैं जिनका आपने जिक्र किया, इससे हटकर वो नई सियासत करना चाह रहे हैं जो फारूक सत्तार साहब ने बात की है। तो आप अब ये उम्मीद की जा सकती है कि सूरत हाल कराची की बेहतरी की जानिब गामजन हो सकती है। चलें, एक सियासी जमात जो है वो फिर से मुत्तहिद हुई है। देखें, बात यह है कि अगर तो कुछ पस पर्दा की वजह से ये मुत्तहिद हुए हैं तो फिर कुछ ज़्यादा तवक्को नहीं रखी जा सकती। अच्छा, ठीक है, वो फिर जब उनकी मर्ज़ी होगी इनको आपस में लड़वा देंगे, जब उनकी मर्ज़ी होगी वो इनको इकट्ठा कर देंगे, वो फिर भत्ताखोरी और वो फिर जब चाहेंगे चल जाएगी। ठीक है, अच्छा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ANP के रहनुमा है जाहिद खान साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब वक्त देने का। आपसे हम जानना चाहेंगे, कराची में ज़ाहिर है ANP का भी अपना एक किरदार है और बड़ा अहम किरदार है, और जब हम कराची की सियासत की बात करते हैं, सिंध की सियासत की बात करते हैं, आज MQM के हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आई है, उनका इत्तेहाद हुआ है, क्या समझते हैं आप? देखिए जी, ANP तो हमेशा के लिए कहते कि पार्टियों को तकसीम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे सियासत कमजोर हो जाती है, उससे जमहूरियत कमजोर होती है, उससे आइन कमजोर होता है, उससे प्रोग्रेशन कमजोर होता है। लेकिन बदकिस्मती से आज तक इस मुल्क में यही हुआ, पार्टियों को तोड़ते, पार्टियों को जोड़ते, और ये आज तक मेरे ख्याल में ये मसला खत्म नहीं हुआ है। ये राहत को जो कि आपने पंजाब में देखा, देखे ये चीजें ऐसी नहीं होती है। और जहां तक MQM का ताल्लुक था, ठीक थे, उनने एक कराची में जो उनके ऊपर इल्जामात थे और जो हकीकत भी किसी हद तक थे, जाहिर है अगर वो रास्ता वो छोड़ के सियासत करते हैं तो उसके मुतहद होना तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के मफाद में होगा, कोई बुरी बात नहीं होगी। जाहिद खान साहब पहले मुझे ये बताएं, ये खुद मुतहद हो रहे हैं कि पसे पर्दा इनको मुतहद किया जा रहा है कोई और मकासद के लिए? देखिए सज्जाद तरीन साहब आप मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं। हमारे मुल्क में जुडिशली का किरदार जो रहा वो बहुत आज तक उसी तरह का रहा है जो हमेशा के लिए इस मुल्क के बर्बादी का सबब बने हैं, और वो एस्टेब्लिशमेंट के को सपोर्ट करते रहे। आज भी जो रात को कुछ हुआ उसमें भी कोई ऐसी चीज नजर आ रही है और यहाँ भी आ रही है, लेकिन इसका ये मतलब है कि अभी तक हमने सबक नहीं सीखा और ना सीखने की कोशिश करते हैं, और मुल्क को तो इस नहज पे पहुंचा दिया ना कि अभी हमने वहां से डोनर्स कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो पैसे थोड़े बहुत मिले या मिलते या नहीं मिलते ऐलानात तो हो गए, तो हम समझते हैं कि अभी भी मेरे ख्याल में यही चीज खत्म नहीं हुआ। अगर ये चीज खत्म होते तो अली वजीर क्यों जेल के अंदर पड़ा हुआ है? क्योंकि वो एक छोटे सूबे से ताल्लुक रखता है। इमरान खान तो सुबह शाम और उसके लोग जितने एस्टेब्लिशमेंट को गाली देते शायद पाकिस्तान के तारीख में आज तक किसी ने नहीं दिया हो।
चाहे हम पे गद्दारी के लेबल लिखते रहे, हमें जेलों में काटते रहे, पीपल पार्टी के साथ जो होता रहा, क्योंकि वो एक छोटे सूबों से ताल्लुक, जो बड़े सूबे का ताल्लुक है वो आपके सामने है। तो जो रात को जो कुछ हुआ उसको समझ नहीं आते है। और वही अदालत जो लाहौर में बैठा हुआ है, अभी अदालत का तो ये काम नहीं है ना कि किसी को स्टे दे दे और किसी को कहते भाई, जब एक आईन मौजूद है, जब एक पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली मौजूद है तो उसको काम करने दे। तो इसी सूरत हाल से अभी कराची का सूरत हाल नजर तो आ रहा है। पहले तकसीम कर दिया गया उनको, उनकी कुव्वत को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की गई। अब वो दोबारा मुत्तहिद हो रहे हैं, तो अभी दोबारा मुत्तहिद में जाहिर है कि जब तकसीम होने में एक पीछे से हाथ था, तो फिर दोबारा मुनज़्ज़म होने में भी ऐसा हो सकता है कि पीछे से हाथ। जाहिद खान साहब, जाहिद खान साहब, ये आपने अदालतों की बात की, कुछ लोग, कुछ आईनी और कानूनी अमूर के माहिरीन जो हैं वो ये कहते हैं कि अदालतों में पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए, जिरगा नहीं होना चाहिए। ये क्या वजह है कि ऐसी बातें लोग कहते हैं? यार मैं आपको एक बात बता दूं कि यही अदालत है। आपको याद होगा कि जब हमारे तो एक सोसाइटी है, मैं पुख्तनख्वा की बात कर रहा हूँ, वहाँ जर्गा सिस्टम तो चलता रहता है, क्योंकि अदालतों में फैसले खत्म नहीं होते तो वो लोग जो है ना ज्यादातर जर्गे में, तो यही अदालती उस पर इतराज करते हैं कि जी ये जर्गे नहीं होने चाहिए। तो अभी हमारे तो जुडिशली है वो जर्गा हाल बन चुके हैं, वो जजेस जर्गा मेंबर बन चुके हैं, और वो कहते हैं कि जी हम सालिसी करते हैं। अभी जज का काम सालिसी का काम है। ये जो कल उसने कहा था और ये कि कल तक आप कर ले, तो ये आप अदालत से तो लोग इधर जाते कि वो कोई इंसाफ के ऊपर फैसले करे और जरूरतमंदाना तरीके से करे। तो मेरे ख्याल में हमारा जो जुडिशरी का 1947 से लेकर आज तक जो सूरत हाल है वो जूं की तू है, वो वही है जो उनको पीछे से अडर आती है और वो फैसले करते हैं। वरना ये जरगा तो अदालतों का तो रिवायात ही नहीं है। अदालत फिर आइन को भी परे फेंको, फिर कानून को भी दफना दो। जाहिद खान साहब, अगर आपके पास कोई मुआशी प्लान नहीं था तो फिर ये सारे आप मिलके, आप और पीपल्स पार्टी वाले तो पीडीएम से बाहर हैं और सारी पीडीएम की जमातें हैं, ये फिर किस लिए आपने अदम एतमाद किया और ये किस लिए सारा कुछ किया, अगर मुआशी सूरत हाल के लिए आपके पास कोई मुतबादिल प्रोग्राम नहीं था? ये आप बिल्कुल सजाद तरीन साहब सही बात कर रहे हैं। हमारा तो बस उसमें यही है कि हम वो शामिल महफल है हमारा। ये जो 82 का अभी आप कैबिनेट बैठा हुआ है, जितना बड़ा बोझ इसके ऊपर डाला हुआ है, आप मुझे बता दें कि उसने अब वो सिर्फ खजाने के ऊपर बोझ है। सही कह रहे हो कि जो पीडीएम तो से तो हम बाहर थे, लेकिन हम अपोजिशन का हिस्सा थे। अपोजिशन अभी जो फैसले होते हैं, क्योंकि कैबिनेट में होते हैं, तो हमें कैबिनेट का हमारा तो कोई नुमाइंदा है नहीं, तो जो फैसला करते हैं हमें नहीं पता क्या कर देते हैं। लेकिन आप सही कहते हो कि जब हमारे पास ये प्लानिंग नहीं तो हमने ये गन का टोकरा क्यों सर पे रखा, और उससे वो एक मुस्लिम लीग नून खराब नहीं हुई। उसके अंदर हम जैसे पार्टियां की जो हमारा कोई हिस्सा है भी नहीं, तो हम भी जलील और ख्वार हो गए, क्योंकि कौम के तौक़ुआत थे और इसलिए तो नो कॉन्फिडेंस के लोग सपोर्ट कर रहे थे कि शायद हमें रिलीफ मिल जाए। लेकिन हमारे अवाम को इस हुकूमत ने, और ये इतना कमजोर हुकूमत है, और खासकर जो प्राइम मिनिस्टर है, इससे मुझे तारीख में कभी भी कोई कमजोर वज़ीर आज़म नजर नहीं आए जो मौजूदा वज़ीर आज़म है। ठीक है, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके भी। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एमक्यूएम की सूरत हाल का हम जिक्र कर रहे थे, उसके बाद पंजाब का भी करते हैं, लेकिन एमक्यूएम के हवाले से जाते नहीं साहब। अब ज़ाहिर है एक जने तो ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार जाहिद खान साहब ने भी किया अपनी हुकूमत पे भी। ये भी एक अजीब सा इत्तेहाद है जिसमें तमाम इत्तेहादी जो हैं वो इस हद तक तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। मगर एमक्यूएम का ये जो इत्तेहाद है वो बना या बनाया गया जिस तरह से भी, लेकिन ये कराची की सियासत पर क्या असरात मुरतब करेगा? क्या पीपल्स पार्टी को या दीगर जमातें जो वहाँ सियासत करें उनको टफ टाइम तो मिलेगा? अच्छा, मैं आपको एक ज़रा अर्ज़ करूँ माजी की बात कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जब वो बहुत पॉपुलर थे तो उस वक्त भी कराची जमात इस्लामी के पास था, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के पास नहीं था। पीपल्स पार्टी के पास यही सीटें थी जो 88 में भी उनको मिली। ठीक है, लियारी है, मलीर है। तो बुनियादी तौर पर ये जो शहर था ये जमात इस्लामी का था, या शाह अहमद नूरानी साहब हुआ करते थे, मरहूम, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, तो वो थे। अच्छा, उसके बाद एमक्यूएम ज़िया-उल हक ने बनाई। ज़िया-उल हक और ज़िया-उल हक के बाकी जर्नैलों ने मिल के एक पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए एमक्यूएम बनाई। जर्नैलों ने पाकिस्तान में जो भी फ़ैसले किए हैं तबाहकुन फ़ैसले, उनके नताइज तबाहकुन आए हैं। जहाद अफ़गानिस्तान ज़िया-उल हक तबाहकुन नताइज अभी तक भुगत रहे हैं। ठीक है, एमक्यूएम कराची जैसा शहर जी, किसी की जान, किसी की माल
महफूज नहीं थी। भाई लंदन से फॉर्म एक तकरीर करते थे कि कल कोई दुकान नहीं खुलेगी। देखें आप, ये क्या हो रहा है? जमहूरियत में कोई ऐसा होता है? फिर जनरल बाबर साहब ने इनको ज़रा ऑपरेशन किया और वो फारूक दादा वगैरह को, एक मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, ये मुझे खुद जनरल बाबर ने बताई। एक फारूक दादा थे, बहुत बड़े टेरर थे एमकेएम के, वो इनकाउंटर में मारे गए, तो उनके घर आने की इतला जनरल बाबर को उनकी बेगम ने दी थी। ये बहुत हिस्टोरिकल बात आपको बता रहा हूँ कि जनरल बाबर वज़ीर दाखिला थे और उनकी फारूक दादा की जो बेगम थी, उसने जनरल बाबर को बताया कि फ़लाँ टाइम वो आ रहा है, वहाँ इनकाउंटर हुआ और मारे गए। अगर तो एमकेएम जमा होती है महाजर कौम के लिए, महाजर बल्कि पूरे सिंध, कराची के लिए और हैदराबाद के लिए और बाकी सिंध के लिए, वहाँ कोई अच्छे तालीम, अच्छा कोई एजुकेशन, अच्छा जनाब वहाँ कोई सेहत और गरीब आदमियों के लिए कोई काम के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये एमकेएम फिर वही करेगी, भत्ताखोरी और मतलब कत्लो गारत, और फिर रा, और इनके अपने लोग ही कहते हैं ना, रा के एजेंट हैं और फलां के एजेंट हैं। आज मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमने रा के तसल्लुत से कराची को आज़ाद इसलिए आज़ाद नहीं कराया कि जरदारी साहब इस पर कब्ज़ा कर लें। बाबा, जो आदमी वोट देगा, जो आदमी आपको वोट देगा, वो पार्टी वहाँ पर मुंतखब हो जाएगी, इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप ठप्पे लगाने शुरू कर दें। एमकेएम के बहुत सारे लोग आज जो बात कर रहे थे कि 2 लाख वोट लेके 70,000 वोट लेके, बाबा जीते कैसे हो? कोई बंदा ही अंदर नहीं आ सकता था। आप ठप्पे लगा के लोगों को जनाब दे रहे हो और अपने लोगों को आप जिताए जा रहे हो। बल्कि आपको याद होगा एक इलेक्शन में तो पाँव के अंगूठों को भी जो है ना, नादरा के जो चेयरमैन, अभी चेयरमैन है जो, ये जब पिछली दफ़ा चेयरमैन थे तो इन्होंने ये कहा कि कुछ तो जो अंगूठे लगे हुए हैं वो पाँव के लगे हुए हैं, वो रीड ही नहीं हो रहे मशीनों में। तो ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप एक साफ सुथरी सियासत करें। नहीं, अब तो 2-2 शनाख्ती कार्ड का इल्ज़ाम उल्टा एमकेएम डाल रही है कि यहाँ पे जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं उसमें वोटर लिस्टों के हवाले से धांधली है। फिर जाहिर है मरदमशुमारी का वो जिक्र कर रहे हैं, अब तो यही तफज़ात वो कर रहे हैं। मरदमशुमारी पर तो पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ है, जो वहाँ वो पे तो गवर्नमेंट में ठीक है। पीपल्स पार्टी को एतराज़ है, बाकी जमातों को भी एतराज़ है। लेकिन यहाँ इदारे मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया जी इलेक्शन होंगे, तो अब जाएं इलेक्शन में, और जाके अब इलेक्शन से भागने की क्या जरूरत है? ये तो कह रहे हैं हम 15 जनवरी को नहीं होने देंगे ना। आप मतलब देखें ये कैसे नहीं होने देंगे? ये कोई बात है कि हम नहीं होने देंगे? हम एहतजाज करेंगे। देखें, एहतजाज हर बंदे का हक है, लेकिन ये कहना कि हम नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एमकेएम जो है वो पाकिस्तान की एक सूबे की जमात है, उनको राइट है सारे जो पाकिस्तान के आइन में दिए गए कि आइन के मुताबिक वो करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक आइनी अमल हो रहा हो, एक कानूनी अमल हो रहा हो और वो कहे जी हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये माजी वाली बात नहीं है, ना ही माजी में जो इस तरह इनको सर पे चढ़ाया अब इनको कुछ सर पे चढ़ाएगा। इकट्ठा तो इनको किया जा रहा है और कराया जा रहा है, लेकिन इनको अब अपनी सियासत तब्दील करनी होगी। इनको अवाम को, कराची की अवाम को ये यकीन दिलाना होगा कि आप हमें वोट दें, तो ताकि फिर आपको ना कोई भत्ताखोर मिलेगा, ना कोई भाई के नाम की पर्ची मिलेगी, ना कोई लोगों के साथ को और जो माजी में कुछ होता रहा है। ये सारी चीज़ों की इनको यकीन दहानी करानी होगी, क्योंकि एमकेएम को रिजेक्ट किया है, कराची की अवाम ने मुस्तरद किया है पिछले इलेक्शन में। उनकी जगह उन्होंने पीटीआई को वोट दी हैं, पीपल्स पार्टी को नहीं दिए। के लिए भी एक टफ टाइम की सिचुएशन बन सकती है। देखें, मैं समझता हूँ कि ये तो डिपेंड करता है खान साहब पे कि खान साहब जो हैं वो कराची के लोगों को कितना जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। और ये वाले जो एमकेएम वाले जो अब सारे इकट्ठे हो गए हैं, इनका अब रोल ये है कि ये लोगों को यकीन दिलाएं कि हम माजी के लोग नहीं हैं, माजी वाली कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, माजी भाई के कहने पर जो कुछ होता रहा है वो नहीं होगा। ये अगर लोगों को यकीन दहानी कराएंगे तो इनकी हैसियत बनेगी, वरना ये फारूक सत्तार साहब फिर इसी तरह 2728 वोट ही लेंगे। अच्छा, लेकिन दूसरी जानिब एमकेएम का एक किरदार वफाक में भी है। सूबे के उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमेशा रहे हैं। वो रूठते थे, मनाया जाता था, फिर रूठते थे, फिर मनाया जाता था। रहमान मलिक साहब का आपने हवाला दिया, अब भी वो ये बात करते हैं। अब जब ये धड़े मुख्तलिफ थे, वो इत्तेहाद हुआ है उनका, तो अब ज़ाहिर है जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तो विफाक के हवाले से फारूक सत्तार साहब ने जब बात की तो उस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने उनको टोका और उसके बाद कहा कि हमारा वर्किंग रिलेशनशिप है, हमारा इत्तेहाद नहीं है। तो विफाक पर इसके कुछ असरात मुरतब होंगे? मैं नहीं समझता। जिन लोगों ने इनको जमा किया है वो लोग इस बात की भी ज़मानत फराहम करेंगे कि ये वफाक से अलहदा नहीं होंगे। उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक वो नहीं कहेंगे। जब वो कहेंगे तो ये अलहदा हो जाएंगे वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि ये वफाक से अलहदा हो जाए। अच्छा, ऐसी सूरत हाल आपको नहीं दिखाई दी। अच्छा, एक जानिब तो सिंध में ये सिचुएशन है
और ज़ाहिर है उनके मुतालबात पूरे होते नहीं होते, पीपल्स पार्टी की वजह से वो कर रहे थे, वो आने वाले दिनों में मज़ीद देखेंगे। पंजाब में जो कुछ हुआ गुज़िश्ता रात, हाँ, तमाम तज्ज़िये जो हैं और तमाम जो आरा थी वो मैं समझता हूँ कि वो एक साइड पे रह गई। और जिस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट लिया रात गए, और जिस तरह से पीडीएम और हुक्मरान जमातों के इत्तेहाद को शिकस्त हुई है, मेरे ख्याल में ये भी एक तारीखी मंजर है। अच्छा ये अब सुन लें कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब आपको पता है रात गए ऐवान में आए हैं, उससे पहले वो अपनी लॉबिंग करते रहे हैं ताकतवर हलकों के पास, वहाँ बैठकर उन्होंने वहाँ यकीन दिलाया है। बल्कि कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बताया है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बाकायदा उनको हलफ दिया है कि जनाब मैं अगर चीफ मिनिस्टर बनूँ, मुझे इत्मीनान का वोट करा दें तो मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, उसके बाद ये बात प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी को बताई गई है कि जनाब ये वाली बात है, आप बताएं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है परवेज़ इलाही, हम तो यही कहते हैं ना कि असम्बलियाँ चलाते रहें। ये रात को 10 बजे के बाद ये डेवलपमेंट हुई है। सही है। और फिर वो जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने ये सारा मैनेज करके चौधरी परवेज़ इलाही को दिया है। अब अगली बात कि क्या आज अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात भी होने वाली है, क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तोड़ेंगे? अब तो ये बड़ा सवाल यही रह गया ना। अब सब मसाइल खान साहब के लिए हैं। नहीं, लेकिन उससे पहले तो ये यकीनन असेंबली तहलील होगी नहीं होगी, कुछ देर बाद सामने भी आता है, अभी मामला उस पर बात भी करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो बड़ा एक अपसेट हुआ पीडीएम के लिए, बिलखुसूस नून लीग के लिए भी, और रात को जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया, तो आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है सियासी तौर पर, या उन्होंने ये राना सनाउल्लाह साहब वाली आपने बात की, उन्होंने भी रात ये कहा कि इन्होंने हल्फ दिया है, अब वो हल्फनामे अपनी जगह पर, मगर आप नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून की बिलखुसूस सियासत को पंजाब में एक धचका लगा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा। देखो सियासत में जब कोई आप सियासत कर रहे होते हैं तो आपके सामने वाला भी सियासत कर रहा होता है ना, वो कोई आइसक्रीम या पान बेचने तो नहीं आया होता। सही। वो भी सियासत कर रहा होता है। इन्होंने एक सियासी चाल चली, एक चाल उन्होंने चली और उन्होंने उनकी कामयाब हो गई। लेकिन ये जो चाल कामयाब हुई है, अब दो टेस्ट हैं। एक ये कि जनाब परवेज़ इलाही साहब ने ताकतवर लोगों के सामने कहा है कि असम्बली नहीं तोड़ूंगा। खान साहब के लिए सवाल ये है कि उन्होंने तो आपको पता है कहा था कि जी वो समरी लिख के परवेज़ इलाही मुझे दे गया है असम्बली तोड़ने की। अब रात के तो अभी तक तो 10-12 घंटे हो गए हैं, क्यों नहीं भेजी गवर्नर को समरी? सियासत इतनी आसान नहीं है। लेकिन गवर्नर ने भी आज जिस तरह से वापस लिया है डीनोटिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको, ये सारी चीजें ये भी तो एक नहीं, बड़ी एतजाज देखो अब तो मतलब तुम्हारे सर में भी बाल सफेद आ गए हैं, यही काम तुम कर रहे हो। एतजाज क्या, ये सारा स्क्रिप्टेड आपको नहीं लगता कि ये किसी ने स्क्रिप्ट लिखा है और फिर ये चीजें तय हुई हैं? पहले तहरीक अदम एतमाद वापस ली गई नून लीग की जानिब से, अब फिर मुशावरत हो रही है तहरीक अदम एतमाद कर दें, ये क्या मामला है? क्या ये कंफ्यूज्ड है? कोई कंफ्यूज तो जाहिर है फिर आपको भी तो नहीं, अपना फेस भी तो सेव करना है। जो स्क्रिप्ट लिखने वाले होते हैं ना, उन्होंने तो अपनी मर्जी से लिखना होता है ना, उन्होंने अपने मफादात देखने, उनको नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और इनकी तो काफ से सर बात ये है कि ये फिर बात ये है कि फिर हुकूमत में भी तो आना होता है ना, कुछ इनके भी तो मसाइल होते हैं एतजाज। तो ये मुझे लगता है कि अब खान साहब के लिए एक और मसला है कि वो असम्बली तोड़ें। देखें रात के अभी तक 10-12 घंटे गुजर गए हैं अभी तक, तो क्यों नहीं खान साहब ने, मैं तो समझ रहा था कि सुबह 7 बजे ये जनाब बाकायदा पीटीआई वाले ढोल लेके जाएंगे गवर्नर हाउस के सामने और गवर्नर को कहेंगे दरवाज़ा खोलो, हम ये ले हैं जनाब समरी ले हैं और असम्बली तोड़ें। इस पे मजीद भी बात करते हैं। वैसे कल तक ये कहा जा रहा था कि एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते परवेज़ इलाही साहब, वो ले लिया, और आज ये कहा जा रहा है कि असम्बली तहलील क्यों नहीं करते। अभी कुछ देर में वो भी मामला जो है वो सामने आ जाता है, क्या सूरत हाल बनती है। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम जिक्र कर रहे हैं पंजाब की सूरत हाल का, और अब तक जो सिचुएशन हुई उसका भी हमने डिस्कस किया। अब एक जानिब ये राय है कि डेडलॉक है पीटीआई और काफ लीग के दरमियान असम्बली तहलील के हवाले से, वो कुछ परवेज़ इलाही साहब मार्च तक का टाइम कह रहे हैं, जबकि पीटीआई का मौक़िफ़ सबके सामने है, वो फौरी तहलील चाहते हैं। लेकिन इसमें कितनी सदाकत है? और अभी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो ज़मान पार्क पहुँचे हैं परवेज़ इलाही साहब। अब मुलाकात जो है इमरान खान और परवेज़ इलाही के दरमियान होने जा रही है, अब वहाँ पे क्या फ़ैसला होता है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन सियासत साहब, क्या सूरत हाल ये डेडलॉक की भी मौजूद है? देखिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए असम्बली तोड़ना बहुत मुश्किल है, और ख़ान साहब के लिए असम्बली तोड़ना, मैं समझता हूँ उनकी सारी सियासत दाव पे लगी हुई है।
दोनों तरफ ऐसे है। ठीक है। अब देखना ये है कि क्या खान साहब चौधरी परवेज़ इलाही को कायल कर पाते हैं या चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो खान साहब को कायल कर पाते हैं। अब दोनों जो हैं वो मैं समझता हूँ अपने अपने मौक़िफ़ से कौन पीछे हटता है, एक को तो हटना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। एक पीछे हटेगा और उसके बाद फिर जो है आगे मामला चलेंगे। और अगर परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ देते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो वहाँ केयर टेकर बन जाएगी। और जब केयर टेकर बन जाएगी तो अभी जो खान साहब जब से ज़ख्मी हुए हैं उसके बाद वो ज़मान पार्क उनकी एक पनाहगाह थी। ठीक है। और पंजाब हुकूमत के वसाइल, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें जो एतजाज़ आएगी ना केयर टेकर वो तो नहीं देगी। केयर टेकर तो फिर गैर जानिबदार होगी। और फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि इलेक्शन तो अभी बाद की बात है कि क्या बनती है सूरत है। उससे पहले फिर खान साहब के साथ जो रवैये हैं वो भी तब्दीली नज़र आएंगी। जो केयर टेकर आएगी वो खान साहब को वो रिलीफ नहीं देगी जो परवेज़ इलाही साहब की वजह से बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें खान साहब के सामने हैं। खान साहब बनी गाला नहीं आए जिस दिन से उन पे हमला हुआ, उस दिन के बाद वो उधर ही बैठे हुए हैं और पंजाब उनके लिए पनाहगाह है या केपी है। जब ये दोनों हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी और यहाँ केयर टेकर आएंगे ना जी केयर टेकर, जी ठीक है। तो फिर उनकी सरबराही में इलेक्शन होंगे। चलिए वो तो जाहिर है आगे फिर मैं आपको अर्ज़ करूँ कि खान साहब के लिए भी मसाइल हैं, वो भी चीज़ें हैं। और फिर हमारा मुल्तानी मखदूम जो खान साहब के साथ है, मैं समझता हूँ उसका भी दिल यही है कि असम्बली ना टूटी जाए। हो सकता है कि वो खान साहब के सामने तो कहते हो कि जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ठीक है और मैं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि वो अपने निजी महफ़िलों में अपने दोस्तों के साथ ये कहते हैं कि असम्बली हमें नहीं तोड़नी चाहिए, हमें अपना वक्त पूरा करना चाहिए और पूरा वक्त करने के बाद जो डेवलपमेंट हो रही है, जो तरक्याती फ़ंड्स जारी हुए हैं, वो तरक्याती फ़ंड्स चले जाएं, लोगों के काम हो। जैसे गुजरात में बहुत बड़ा काम, लेकिन ये तो पीटीआई के अपने अरकान इसका इजहार भी करते रहे हैं। खान साहब को कहा भी गया है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा हमें आप पर एतमाद है, जो आप फैसला करेंगे। हमारी ये ख्वाहिश है ना टूटे, लेकिन अगर आप असम्बली तहलील करते हैं तो हम बिल्कुल मिनवान करेंगे। बल्कि परवेज़ इलाही साहब भी यही बातें करते रहे, अब तक तो वो ये बात कर रहे हैं। और वो 5 लोग जिनको बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तो अलग हुए और वो गैर हाजिर रहे, उनको शो का नोटिस भी जारी कर दिया गया है पीटीआई की जानिब से। लेकिन इसके अलावा तो तमाम लोग एतमाद कर रहे हैं जिन्होंने एतमाद का वोट दिया है वज़ीर आला पंजाब को। एतजाज़ बड़ी सादगी से आपने ये सारी बात कह दी। अगर ये इतना ही आसान होता तो भाई रात को एतमाद का वोट लिया ना, तो मैंने सुबह ये कहा कि आज सुबह 7 बजे चौधरी फवाद चौधरी और सारे तवलची इकट्ठे होके पीटीआई के वहाँ बैठे होते और जनाब गवर्नर हाउस के सामने ढोल बाज रहा होता कि जी दरवाज़ा खोलें और ये असम्बली वसूल करें, और अभी तक जो है वो पंजाब असम्बली ख़त्म हो चुकी होती। ये क्यों नहीं हुआ? ठीक है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आज तवक्को है अभी जो मुलाकात हो रही है, जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं मुलाकात हो रही है। देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये प्रोग्राम हो रहा है तो प्रोग्राम से पहले मैंने कुछ पीटीआई के लोगों से बात की, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी मैंने एक बहुत जनूबी पंजाब से उनका तल्लक है, पीटीआई की बड़ी कदावर शख्सियत हैं। मैंने उनको कहा जी आप हाँ या ना में जवाब दें कि शाम को परवेज़ इलाही की मुलाकात के बाद असम्बली टूट रही है या नहीं। उन्होंने कहा मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, मेरी राय महफूज है। अच्छा ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरी राय महफूज है, मैं इस पर कुछ नहीं, वरना वो कहते हैं ना जी आ रहे हैं परवेज़ इलाही साहब और जा रही है जनाब असम्बली, आने की ज़रूरत ही नहीं थी जी। खान साहब ने तो लिख के, उन्होंने तो पहले खान साहब को लिख के दी हुई है। अब तो मामला अरकान से तो आगे निकल गया ना, अरकान का काम तो खत्म, उन्होंने एतमाद का वोट दे दिया। अब तो बात है चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान। बतौर वज़ीर आला इख्तियार तो चौधरी परवेज़ इलाही के पास है ना, तो वो जाहिर है पहले भी ये बात करते रहे, कायल करने की कोशिश करते रहे, सामने भी ये बात करते रहे, आज भी शायद ये बात करें या ना करें, अभी अंदर की स्टोरी सामने आएगी। जिन ताकतवर हलकों के सामने चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने हलफ उठाया है कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं पूरे खेल में से। नहीं, वो तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं उन अरकान को जिन्होंने इनको वोट दिए, जो इनके नाराज थे, उनको हल्फ दिया। राना सनाउल्लाह साहब की और मेरी पोजीशन में फ़र्क है। वो वज़ीर, मैं अर्ज़ करूँ, वो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने यही कहना है। लेकिन मुझे खुद पीटीआई के लोगों ने बताया कि जनाब ये वहाँ हलफ दे के आए हैं, हमारे जनूबी पंजाब के पीटीआई के लोग, उन्होंने कहा है कि जनाब उन्होंने हलफ लिया है तो फिर ये सारे हुए हैं, वरना तो पूरे नहीं हो रहा है। खान साहब के भी तो इल्म में होगा ना यकीनी तौर पर, क्योंकि कल की मुलाकात के बाद रात को ये एतमाद का वोट आया है, तो कल क्या करने गए थे परवेज़ इलाही साहब, आज क्या करने जा रहे हैं, ये तो सवाल है। रात को खान साहब ने, आपको याद होगा, एक तकरीर की कि रेड लाइन लगा दी गई है पार्लिमानी पार्टी के बाद, और वो रेड लाइन जो कहते हैं कि मेरे नाम पे लगा दी, तकब्बर है।
और मैं इस तकब्बर को मिटा दूंगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ से आप ये बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कोई इस्टेब्लिशमेंट से बात हो जाए। मैं एतजाज़ आपको एक बात बता दूं, आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इमरान खान। बेनज़ीर भुट्टो बहुत पॉपुलर थी 86 में जब आई, 88 में जब इलेक्शन हुए बहुत पॉपुलर थी, हुकूमत भी उन्होंने बनाई, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीरों को लेना पड़ा समझौता करके। सही, ठीक है। आज पीपल्स पार्टी वाले यही बात करते हैं ना, वो फतेह मक्का की मिसाल देते हैं डॉक्टर सिराज शाह साहब कि फतेह मक्का से पहले वाले और थे, फतेह मक्का वाले बाद वाले और हैं। तो वो कहते हैं 88 वाले पीपल्स पार्टी वाले और हैं, 88 के बाद वाले और हैं। ठीक है। तो ये एक फ़र्क है। इसी तरह जब तक खान साहब बेशक पॉपुलर हों, जब तक कबूलियत वहाँ नहीं होगी, उस वक्त तक खान साहब के लिए आसानियाँ नहीं है, मुश्किलात हैं, वहाँ मुश्किलात हैं। और यकीनी तौर पर अभी इंतजार किया जा रहा है कि क्या पंजाब की किस्मत का फैसला होता है। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम मज़ीद भी बात करेंगे इस प्रोग्राम में। अभी चूँकि मज़ीद डेवलपमेंट्स होनी है आगे पंजाब के हवाले से, तो उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो प्रोग्राम को हम अपने अख्ताम तक पहुंचा चुके थे, लेकिन इस पर मज़ीद बात करने के हवाले से मैं कह रही हूँ, तो अभी इस पर लाइव मज़ीद हम बात करते हैं। जातरीन साहब, माजरत कि हमने पहले जो है ना वो क्लोजिंग का कह दिया, लेकिन हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना था। तो अब मुझे ये बताएं सर कि आज की ये डेडलॉक अगर एक जानिब वो हल्फ दे चुके हैं, एक जानिब, तो खान साहब को मना लेंगे या खान साहब पहले से जानते हैं कोई नई हिकमत अमली तय होने जा रही है? देखो, एक तो एहतजाज से टेक्निकल फॉल्ट नहीं होने चाहिए, चलें हो गए हैं तो अंदाज से मेरे ख्याल में ऐसा ना हो। दूसरी बात यह है कि कौन मनाएगा किसको, ठीक है। और खान साहब को ये पता है ना कि रेड लाइन लगी हुई है, और फिर इस बात की क्या ज़मानत है कि अगर पंजाब असम्बली टूट जाती है, केपी असम्बली टूट जाती है और फिर वहाँ केयर टेकर आ जाती है और 3 माह के बाद इलेक्शन होते हैं, तो ये जो खान साहब के पास अभी लोग हैं ये फिर जीत के भी आते हैं कि नहीं? देखें, जो आम आदमी है ना एतजाज जी, जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, नहीं सर इसकी मैं आपको अर्ज करूँ, जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, वो बेचारा इन हुक्मरानों का कुछ नहीं कर सकता। उसके हाथ में वोट की एक पर्ची होती है जो उसने यूँ रखी हुई होती है। बिल्कुल ठीक। और जिस दिन वो पर्ची डालने जाता है, ये 5 साल जो कुछ करते रहते हैं, ये 3 साल जितना अच्छा रहते हैं, वो उनसे इंतकाम लेता है, वो गरीब आदमी। तो खान उसके पास ताकत ही वही है, ठीक, वोट की वही ताकत है। तो खान साहब के ने जो पॉलिसियाँ की हैं, जब ये मरियम नवाज़ आएगी, फिर बाकी लोग आएंगे, फिर जरदारी साहब निकलेंगे, बिलावल साहब निकलेंगे, ANP वाले निकलेंगे, बाकी लोग निकलेंगे, मौलाना फजल रहमान निकलेंगे कैंपेन में, तो वो लोगों को बताएंगे ना कि आज जो मुल्क का हशर हो रहा है इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो ये बात कह देना। देखें, 2 मैं अर्ज़ करूँ, एक आपकी होती है मकबूलियत, ठीक है। उस मकबूलियत को आपने तब्दील करना होता है वोट में, ठीक है। ठीक, जलसे बड़े बड़े हो रहे होते हैं, बड़े बड़े जलसों में बड़े लोग शामिल होते हैं, लेकिन वो बड़े जलसों को जब वोट में तब्दील करने का अमल आता है वो बड़ा सख्त होता है। यकीनन ये एक और खान साहब के लिए, मैंने पिछले भी प्रोग्राम में कहा था, खान साहब के लिए वो जो वोट तब्दील करने का फैज़ था, फैला हुआ था जो, वो फैज़ ख़त्म हो गया। यानी स्पोर्टर को वोटर में जो ट्रांसलेट करने का मामला होता है, पूरी दुनिया में होता है, वो एक बड़ा कठिन मरहला होता है। वो तो ज़ाहिर आने वाले वक्त में बताएगा। अभी तो खान साहब के बयानिए का मामला है, अभी तो ज़ाहिर वो इलेक्शन आएगा, फिर वो मकबूलियत क्या करती है क्या नहीं करती, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। अभी तो ये मामला है कि एक जानिब खान साहब का बयानिया है जो तहलील की बात कर रहे हैं, और उन्हें इस वजह से एतमाद का वोट दिलवाया गया, उनके वज़ीर आला हैं और वो पहले समरी की बातें भी कर चुके हुए हैं। अब या तो खान साहब का बयानिया चलेगा या फिर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला रहेंगे, दो में से एक सूरत हाल बरकरार रहेगी। मैं अर्ज़ करूँ कि इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात भी हो सकते हैं, यहाँ चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जो अमल हुआ है चौधरी परवेज़ इलाही ने किया, और जिस तरह उन्होंने फ़ंड खर्च किए गुजरात पर और गुजरात पर तवज्जो दे रहे हैं, और अभी तक उनका जो रोल है वो ऐसे लग रहा है कि वो मुस्तकबिल में PTI के साथ सियासत करना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो PTI के साथ सियासत करना चाहते हैं तो फिर उनको असम्बली तोड़नी पड़ेगी, ठीक है, और कोई हल नहीं है। और फिर असम्बली टूटने के बाद फिर जो कुछ होगा वो बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये सूरत हाल तो डेवलप होगी। चलें, खैर इसका मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं कि क्या नताइज अभी सामने आती है। मुलाकात जो है ज़मान पार्क में जारी है, उसके बाद ही ज़ाहिर है ये भी बड़ा अहम मरहला है और पूरी कौम उसको देख रही है।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यूएई का दौरा किया। अब मुआशी सूरत हाल का आपने जिक्र किया है, आम आदमी ही मुआशी मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा है, आटे का बहरान है, वो कीमतों के ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नज़र आते हैं मगर हमें ग्राउंड पर नज़र नहीं आते। लेकिन ये दुनिया जो है वो हमारी मदद कर रही है और सैलाब मुतासरीन के नाम पर यह मदद हो रही है। यूएई का दौरा किया वज़ीर आज़म ने, दीगर ममालिक की तरह यूएई ने भी बड़ा खुले दिल का मुजाहरा किया है। उन्होंने वो $2 अरब पहले वाले जो हैं वो भी रोल ओवर करने की बात की है, $1 अरब मजीद भी उन्होंने देने का वादा कर लिया है। तो ये दौरे भी यकीनी तौर पर उनके कामयाब जा रहे हैं। मगर अभी भी एक सवाल है कि ये ऐलानात तो सामने आ रहे हैं, ये पैसे कब आएंगे, कैसे आएंगे, कर्ज की मद में होंगे या इमदाद की मद में? ये तो कर्ज है। वैसे एतजाज़ मैं कल जाना चाह रहा था प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन हमारा क्योंकि प्रोग्राम था तो वहाँ मतलब मुझे ताख़ीर हो जानी थी। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, मैंने कहा जो प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाए, ये जो हमें लोग पैसे दे रहे हैं, ख़ास तौर पर हमारे सऊदी अरब वाले दोस्त जो हैं, अरब दोस्त हैं हमारे, उसके बदले उनकी क्या डिमांड हो सकती है, हमने उनको क्या देना है, क्या सर्विसेज वो हम हमारे से चाहते हैं। ठीक है, पहले भी आपको पता है पार्लियामेंट में बात हुई यमन के हवाले से, पार्लियामेंट ने रिजेक्ट किया, लेकिन फिर वो काम उनका चलता रहा। ये वाली बातें जो हैं अब मैं समझता हूँ पार्लियामेंट में बताना चाहिए, आके प्राइम मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय उन्हें पार्लियामान में जाना चाहिए, पार्लियामान का इजलास बुलाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि ये लोग जो हमें पैसे दे रहे हैं कुछ ना कुछ तो हमसे भी चाहते होंगे ना। सही है। और आपको पता है सऊदी अरब यमन के हवाले से, यमन जंग के हवाले से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। हमारे यहाँ लोग जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो कह देते हैं कि जी नहीं होना चाहिए ऐसा काम, लेकिन पार्लियामेंट रिजेक्ट भी कर दे किसी काम को तो फिर भी हो जाता है। तो ये वाली चीज़ कि उनकी तरफ से कि वो क्या हमसे डिमांड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो कौम को बताएं। ठीक है। यूएई का जो टूर है, यूएई में मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जरदारी ख़ानदान के भी, जरदारी साहब के अपने बहुत अच्छे से ताल्लुकात हैं, जैसे सऊदीया वालों के ताल्लुकात शरीफ ख़ानदान से हैं। ये हमारी पहले भी हेल्प करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें भी कोई एजेंडा तो नहीं है? देखिए अरब मुल्कों के अपने एजेंडे हैं। नहीं सर, पूरी दुनिया में ऐसे होते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, नहीं हमारे यहाँ जो मुसलमान हैं ना, इनके यहाँ अपने अपने एजेंडे हैं। सही है। और फिर आपको ये बात पता है कि सऊदी अरब और ईरान का जो नज़रियाती कन्फ्लिक्ट है उसकी एक अपनी तारीख है उसकी। तो ये देखना ये है हमें कि जो हमारे पे मेहरबानी होती है क्या वो वैसे ही मेहरबानी हो रही है या उसके बदले हमें कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इससे हमें बचना है, क्योंकि हमने अफ़गानिस्तान में जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया और अभी तक नुकसान उठा रहे हैं। तो ये जो आने वाले दिन हैं इससे पता चलेगा। दूसरी बात जो आपने की, जो पैसे आ रहे हैं उन पैसों को अब ये मियाँ शहबाज शरीफ की ज़िम्मेदारी है कि वो जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे उन लोगों तक जाएं जो लोग इस वजह से तबाह बर्बाद हो गए हैं, जिनके घर नहीं है, जिनके पास जिन लोगों को इन ममालिक ने दिए हैं, जिनके लिए दिए हैं, उन लोगों पर खर्च होने चाहिए, शफाफ तरीके से होने चाहिए, उसका कोई हिसाब होना चाहिए और वो हिसाब सामने आना चाहिए। वो खान साहब ने भी पैसे जमा किए थे ना, मैं तो पीटीआई वालों से पूछता रहता हूँ, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो जो खान साहब ने पैसे जमा किए थे, बड़े अरबों रुपए के दावे थे, वो किधर गए? वो मुराद सईद साहब से भी मैंने 1-2 दफ़ा पूछा, वो भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। जो कहते थे खान साहब इक़्तिदार में आएंगे तो 2 अरब रुपया उसके मुंह पे मारेंगे और IMF के मुंह पे मारेंगे। तो वही है ना, इस फ्रेमवर्क में कौन सा मैं अर्ज करूँ कि ये कौम को बताना चाहिए, वो खान साहब ने जो पैसे हैं वो कहाँ खर्च होंगे, जो ये जो आएंगे जिनेवा कॉन्फ्रेंस वाले आएंगे, कौम का हक है कि कौम को बताया जाए कि इतने पैसे कर्जे में हैं, इतने की इमदाद है, कर्जे यहाँ लगने हैं और इमदाद यहाँ लगनी है। हमारे यहाँ मसला ये है कि बहुत सारे पैसे ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जिनका नाम लेते हुए मेरे भी पर जलते हैं और आपके भी पर जलते हैं। ठीक है, वो तो जाहिर है अब हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। अब तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है, जिसको उनके अपने इत्तेहादी एक कमज़ोर वज़ीर आज़म करार दे रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में उनके लिए भी टेस्ट है और वैसे तमाम सियासी जमातों के लिए टेस्ट है कि अवाम के लिए अब क्या करते हैं। इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर से जाते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।